निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा। एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। बड़ी बिकवाली के आंकड़े फिर से अब हमारे स्क्रीन पर आना शुरू हो चुके हैं। करीब 2840 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में होती हुई दिखी है। वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 1799 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली ट्रेंड जो है वो अब भी इंटैक्ट है। एफआईएस की बिकवाली जो है ऑफकोर्स सेलिंग इंटेंसिटी एक बार कम होती हुई दिखी थी, लेकिन अब वापस से बिकवाली के आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी नजर आ रही है। वायदा बाजार की अगर बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में 566 करोड़ की खरीदारी है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 3918 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े यहां पर दिख रहे हैं। तो एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी और इंडेक्स ऑप्शंस में फिर से बिकवाली के आंकड़े हमारे सामने। डीआईएस की एक आंकड़ा है यहाँ पर 1799 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन कल भारतीय बाजार में यूएस इन्फ्लेशन के डेटा आने से पहले कंसर्न्स बिल्टअप होना शुरू हो चुके थे। बड़ी ही टाइट रेंज में बाजार ने ट्रेड किया और क्लोजिंग में हमने बिकवाली के दबाव के साथ ही देखी थी। ऐसे में आज की शुरुआत कैसी होगी, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आइए समझ लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ब्रजेश सिंह ओपुलेंट एडवाइजर्स से जुड़ गए हैं। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर। भारतीय बाजार में ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कंसर्न्स कल से बिल्टअप होते हुए दिखे। आज तो वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। क्या लगता है आज के लिए ट्रेडिंग रेंज इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? तो गुड मॉर्निंग मैम। देखिए, ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड रेंज बाउंड सेशन कह सकते हैं कि जब तक 15,800 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप मान के चलिए कि नीचे में 15,800 का सपोर्ट है और ऊपर में अगर हम कहें तो 16,400 का रेजिस्टेंस रहेगा। ये दायरे में निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। इन एनी हाउ अगर ये ब्रेक करता है, 15,800 ब्रेक करता है और निफ्टी उसके नीचे करती है, तो हम कह सकते हैं कि फिर इंटरमीडिएट जो एक पुल बैक रैली जो देखने को मिली थी 15,200 से, वो फिजल आउट हो जाएगी और फिर निफ्टी फिर दोबारा एक 15,400 से 15,500 के बीच में वहां पर जाके दूसरा सपोर्ट लेगा। तो हाल फिलहाल में हम ये पकड़ के चलते हैं कि 15,800 का एक रेंज है नीचे में और ऊपर में 16,400। इंट्राडे के लिहाज से कहूँ तो 15,750, 15,870 ये दो सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 16,120 और 16,280 ये इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करेगा। बाइंग और सेलिंग की अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें करें कि थोड़ा सी वॉलिडिटी बढ़ी हुई है। बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर मैं बात करता हूँ तो 34,100, 34,550 ये सपोर्ट रहेगा और 35,200, 35,550 ये रेजिस्टेंस रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ध्यान रखने की सलाह रहेगी क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहां पर अगर क्वार्टर वन रिजल्ट अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पे अगर वो करता है खरा स्टॉक्स, तो ही आप बाइंग करें, अदरवाइज अवॉइड करें। ओके, राय फिलहाल इंडेक्स पर मिलती हुई और इंडेक्सेस को तो वॉच लिस्ट में ही डालने की राय यहाँ पर, अवॉइड इनफैक्ट किसी भी परचेजेस को करने की यहाँ पर राय ब्रजेश की तरफ से आती हुई। लेकिन ब्रजेश, फिर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा? क्योंकि कल हमने देखा एफएमसीजी, फार्मा, अब तो मेटल्स में भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे चमक वापस लौटती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो मैं सेक्टर्स में यही कहूंगा कि आप एफएमसीजी में दाव लगा सकते हैं, ऑटो स्टॉक्स में दाव लगा सकते हैं। क्रूड नीचे आ गया तो पेंट और टायर स्टॉक्स में मजबूती बनी हुई। कल के सत्र में आपने देखा पेपर स्टॉक्स में भी बाइंग थी। तो ये ओवरऑल सेक्टर्स हैं, लेकिन मेरा इसमें जो मत है इस समय, मैं कह रहा हूँ फार्मा स्टॉक्स में ध्यान रखिए। तो नो डाउट फार्मा स्टॉक बहुत पिटे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं तो उसमें वो एक्टिविटी बनी हुई। तो उसमें ऑरबिंदो फार्मा चार्ट पे अच्छा लग रहा है। कल के सत्र में हमने देखा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिली है और इसके रेंज अगर आप देखेंगे तो नीचे में 508, 510 और ऊपर में 530, 535 उसके ऊपर कल ब्रेकआउट दिया है। तो कल के सत्र के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1 से 2 दिन के लिहाज से मौजूदा स्तर पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 560 के आसपास में बंद हुआ है, 572 का टारगेट लेके चलेंगे, 548 का स्टॉप लॉस, 572 एक इनिशियल टारगेट में बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको शायद 585 का भी भाव दिखा दे, लेकिन हम 572 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 548 का स्टॉप लॉस। दूसरा जो स्टॉक्स है वो कल के सत्र में हमने देखा बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली देखने को मिलती है, जिसमें कि आपका इंडसइंड बैंक है वो एक वॉल्यूम के संग में उसमें गिरावट देखने को मिली है और लोअर हाइस फॉर्मेशन इंडिकेटर फ्रंट्स पे देखने को मिला कि जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें और बिकवाली आपको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। तो उसी के लिहाज से इंडसइंड बैंक सेल करने की सलाह है। कल के सत्र में 819 के आसपास में बंद हुआ, तो 832 का स्टॉप लॉस लेके एक बार बेच के चलिए 795 के लिए। और टाइम फ्रेम जो दोनों कॉल का रहेगा वो मैक्सिमम 1 से 2 दिन का रहेगा। 2 दिन के टाइम फ्रेम के साथ एक सेल कॉल इंडसइंड
पर वहीं औरोबिंदो फार्मा स्पेस में स्लो एंड इवेंचुअल अपटिक सब हम देख रहे हैं औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी की राय। विजेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, इंडेक्स पर और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए। चलिए अब Q1 FY23 रिजल्ट्स का आगाज तो हो चुका है। कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स एक एक कर आते हुए दिखे। ये हफ्ता पूरा IT सेक्टर के नाम है और कल हमने देखा माइंडट्री, टाटा मेटलिक्स जैसी कंपनियों के नंबर्स आए हैं। शरद हमें बताएंगे नतीजे कैसे रहे, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और ऑफ कोर्स नंबर्स के साथ साथ ब्रोकरेजेस भी। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं माइंडट्री, टाटा मेटलिक्स के नंबर्स के साथ शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग मानसी। तो टाटा मेटलिक्स को जो है हम लोग सेकंड रखते हैं, लेकिन सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है माइंडट्री के नंबर्स। देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आई और लगातार छठे क्वार्टर में जो है 5% से ज़्यादा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने मिला है। अगर इसके बारे में बात करें तो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ में भी जो है अनुमान से बेहतर जो है आंकड़े आए हैं। एबिट मार्जिन्स में जो है एक सरप्राइज जो है बीट देखने मिली है, लगभग आप कह सकते हैं 70 बेसिस पॉइंट्स का 19.2% आया, अनुमान 18.5%। अब याद रखिए IT कंपनीज़ में ऑलरेडी वेज की प्रेशर चल रही है, तो उसके कारण जो है मार्जिन्स में दबाव देखने मिल रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी हमने देखी कि डील पाइपलाइन लगभग $570 मिलियन की है और जो अनुमान था वो लगभग $500 मिलियन का था। तो यहाँ पे भी जो है ओवरऑल बीट देखने मिली है। याद रखिए मिड कैप IT स्टॉक्स में जो है ज़्यादा जो है क्लाइंट्स डील साइज कम नहीं हुई है, तो इसके कारण एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक में। और स्टॉक में बहुत ज़्यादा बीटिंग डाउन भी हुई है। इस साल जो है 40% ऑलरेडी स्टॉक जो है उसमें गिरावट देखने मिली है। तो ये तो माइंडट्री के रिजल्ट्स हुए, लेकिन ब्रोकरेज स्टेक भी है माइंडट्री के। जो दो अहम ब्रोकरेज स्टेक हैं, पहला है मॉर्गन स्टैनली का, उन्होंने जो है इक्वल वेट जो है मेंटेन करके रखा है और टारगेट रखा है 4,450 रुपये प्रति शेयर। उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग रही है इस वॉलेटाइल मार्केट एनवायरनमेंट में भी, और 20% का जो मार्जिन्स जो मैनेजमेंट ने कहा है वो एक की पॉजिटिव ट्रिगर है। और UBS ने जो है मेंटेन सेल करके रेटिंग रखा है 2,700 रुपये प्रति शेयर का। तो यहाँ पे थोड़ी अपोजिंग व्यूज़ आ रही है। यहाँ पे माइंडट्री ने ज़रूर बीट दिया है अक्रॉस द पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किया, और एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में जो देखने आज मिल सकता है। तो ये तो थे माइंडट्री के नतीजे और ब्रोकरेजेस। अब टाटा मेटालिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये अपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे पूरे वीक रिजल्ट्स देखने मिले हैं। आय में 11% का उछाल देखने मिला है। इसका कारण यही है कि रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है आपके पिग आयरन और DI पाइप दोनों में, जहाँ पे 30 से 40% रियलाइजेशन की जो है बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो बॉटम लाइन नंबर्स है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिला है। मार्जिन्स घटे हैं, आपके पैट एबिटा के नंबर्स घटे हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि सेल्स वॉल्यूम में जो है गिरावट दोनों सेगमेंट में देखनी पड़ी। और ये जो पिग आयरन प्राइसेस में जो गिरावट हुई वो हुई है जब से एक्सपोर्ट बैन लगा है 15% का, तो उसके कारण ऑफकोर्स सारे स्टील के स्टॉक्स और एंसिलरी स्टील स्टॉक्स में भी गिरावट देखने मिला है। और तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स पूरी डिमांड जो है कि जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो कम हो गई है। और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, जैसे कि कोक हुए, आपके कोल हुए, कंज्यूमेबल प्राइसेस हुए, इनमें जो है अभी भी बढ़ाव है और उसके कारण जो है कंपनी के मार्जिन्स में भी इम्पैक्ट पड़े। तो दो अहम नतीजे आए हैं, पर दो डिफरेंट व्यूज़ देखने मिले, एक IT स्पेस से और एक मेटल स्पेस से। शरद, आपने फिर माइंडट्री पर ब्रोकरेजेस कौन सी है भी बताई? जी बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली ने हमने कहा था यहाँ पे मेंटेन इक्वल वेट रखा है 4,450 रुपये का। और अगर UBS की बात करें तो उन्होंने मेंटेन सेल रखा है और टारगेट प्राइस रखा है 2,700 रुपये प्रति शेयर। शरद, इसके अलावा भी खबरें कौन सी हैं, खबरों वाले शेयर्स आज कहाँ पर नजर रखनी चाहिए वो भी बताइए। जी, फोकस में रहने वाला है हिंदुस्तान जिंक और वेदांता का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में। और हिंदुस्तान जिंक ने जो इंटरिम डिविडेंड लगभग 21 रुपये प्रति शेयर जो है वित्त साल 2023 के लिए अनाउंस किए हैं। अगर इसके डिविडेंड यील्ड बताए तो ऑलमोस्ट 8% का डिविडेंड यील्ड है करंट मार्केट प्राइस है। लेकिन वेदांता को जो ओवरऑल जो डिविडेंड मिलेगा वो है 5,760 करोड़ रुपए का। और जो डिविडेंड पॉलिसी है उसके तहत जो है सारे जो अमाउंट है डिविडेंड के वो पास ऑन हो जाएंगे शेयर होल्डर्स को। और अगर वेदांता रिसोर्सेज जो प्रमोटर है, इस बड़े जो 5,760 करोड़ में जो है लगभग 4,010 करोड़ जो है उन प्रमोटर को मिलेगा। तो ज़रूर इन दोनों स्टॉक्स पे जो है फोकस रखिएगा। टाटा पावर रहेगा फोकस में। उनकी जो एक यूनिट है उनको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिली है लगभग 600 मेगावाट के जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट है SECI से। सो SECI बेसिकली आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो उसमें जो है इनकी नई ऑर्डर मिली है। और वही एक और ऑर्डर 300 मेगावाट की JSW एनर्जी को भी मिली है। ये है विंड के लिए ऑर्डर के लिए। पहला ऑर्डर टाटा पावर का सोलर का था, दूसरा ऑर्डर जो है विंड के लिए JSW एनर्जी को मिली है। अब जो है बायबैक एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड जो है सनोफी इंडिया
जो है फोकस में रखेगा। 26 जुलाई को जो है बोर्ड विचार करने वाले हैं। ये एमएनसी फार्मा स्टॉक्स होती है तो इनकी डिविडेंड यील्ड्स भी जो है बहुत हाई होती है। तो अनोफी ले लीजिए, तो एबॉट ले लीजिए, तो ये सारे स्टॉक्स में ज़रूर आप फोकस रखिएगा। हालांकि इन स्टॉक्स में बीटिंग भी बहुत देखी गई है पिछले एक साल में। इन्फोसिस में जो है बेस लाइफ साइंस को जो है एक्वायर करने वाले हैं कंपनी लगभग 880 करोड़ रुपए में। अब ये कंपनी जो है टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग फर्म है जो आपके लाइफ साइंस सेगमेंट में जो है डील करती है। ये डील की क्लोजर लगभग दूसरे तिमाही वित्त साल 2023 में होने का जो है अनुमान है। अब जो है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बल्ड डील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बल्ड डील इंपॉर्टेंट है राइट्स का। यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 50 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली किए हैं। ये रिपोर्ट हुए थे कल रात पोस्ट मार्केट के बाद। और जाइडस वेलनेस हमारे फोकस में रहेगा। यहाँ पे दो अहम मूवमेंट हुई है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 9 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। और वहीं पे पायनियर इन्वेस्टमेंट फंड करके एक फंड हाउस है जहाँ पे 8 लाख शेयर्स की बिकवाली देखने मिली है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा आज जिसके लिए आपको तैयार हो जाना है। रिजल्ट भी आ रहे हैं जिसके इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आप कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए उनके इम्पैक्ट हमें देखने होंगे। और खबरें भी ढेर सारी हैं, लेकिन आज एसीसी के नंबर्स भी आने वाले हैं। क्विकली समझ लेते हैं कि एसीसी के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल सकते हैं। एसीसी के नंबर्स अगर आप बिक्री के आंकड़े को छोड़ दें, कमजोर आने की संभावना यहाँ पर लग रही है। जी हाँ, इनपुट कॉस्ट प्रेशर और कई सारे खर्चों में बढ़ोतरी एक कंसर्न है जो कि सीमेंट कंपनियों के लिए काफी हद तक एक बड़ा चैलेंज बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा सेल्स वॉल्यूम की अगर बात करें, सालाना आधार पर 8% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। और साथ ही ब्लेंडेड रियलाइजेशंस करीब 3% बढ़कर आते हुए दिख सकते हैं। शार्प प्राइस हाइक्स जो उसी क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में कंपनियों ने लिए थे उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। वहीं वेरिएबल कॉस्ट टू पर टन अगर देखें, यहाँ पर 44% की बढ़त सालाना आधार पर दिख सकती है। और साथ ही फ्रेट कॉस्ट में 1% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पर टन में भी करीब 20% की बढ़त ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस नजर आ सकती है। और साथ ही कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें, यहाँ पर कमजोरी क्योंकि लगातार कॉस्ट में सर्ज, पर्टिकुलरली फ्यूल कॉस्ट की अगर बात करें, वहां पर जो बढ़त है उसका इम्पैक्ट है जो कि नतीजों में मुनाफे के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर एक हिट के तौर पर देखने को मिलेगा। अनुमान यही है कि मुनाफा जो है 55% गिर सकता है। वहीं कामकाजी मुनाफे में भी करीब 47% की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। और एबिडा मार्जिन यानी मार्जिन जो है सीधा 22% से 10 से 11% तक लुढ़कते हुए दिख सकते हैं। हालांकि मांग में बढ़त जरूर रही क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लगातार जारी रही, उसका एक इम्पैक्ट सेल्स के फ्रंट पर दिखेगा। बिक्री में अनुमान है कि करीब 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नतीजे जब आएंगे, रिव्यूज भी हम आपके सामने रखेंगे और स्टॉक रिएक्शन पर भी खासा फोकस रहेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तमाम खबरें और साथ ही रिजल्ट्स के बीच ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन से शेयर्स है वो समझ लेते हैं। बताने के लिए हर रोज की तरह वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या आई हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। बात करते हैं हम पीवीआर से। तो यूबीएस ने पीवीआर पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 2300 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक ये कंपनी का बेस्ट एवर बॉक्स ऑफिस क्वार्टर रहा और अर्निंग्स अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीवीआर आइनॉक्स मर्जर से वो काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल भी देख रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने उनके FY23 के ईपीएस अनुमान को 8% से बढ़ाया और FY24 के ईपीएस अनुमान को 2% से बढ़ाया है। और इसी ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यूपीएस ने पीवीआर पर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 2300 प्रति शेयर का। आखिर में फोकस करिएगा हिंदुस्तान जिंक पर। तो सिटी ने हिंदुस्तान जिंक पर न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 255 प्रति शेयर का। हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड अनाउंस किया है और इसी के चलते सिटी ने ये स्टॉक को उनके 90 डे नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच लिस्ट में शामिल किया है। स्टॉक ने करीब 14% ईयर टू डेट करेक्ट किया है और इसी के चलते वैल्यूएशंस काफ़ी इनएक्सपेंसिव यानी कि अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। और आगे चलते अगर स्टॉक के मूवमेंट की बात तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है और मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट एक्सपेक्टेशंस है वो शायद बढ़ सकते हैं FY23 में जाके। और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान जिंक पर सिटी ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखी। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इन ब्रोकरेज
रिएक्शंस पर भी अपडेट लगातार हमको बताते रहेंगे। लेकिन चलिए, अब इक्विटी मार्केट्स में तो ढेर सारा एक्शन है, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में भी एक्शन भरपूर है। कमोडिटी मार्केट्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटी से तपन पटेल जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत एनर्जी पैक से करते हैं। मंदी की आशंका है, लगातार ऊंची कीमतों के कारण भी मांग में कमी है, जिसके चलते कच्चे तेल पर दबाव लगातार कायम है, चाहे फिर ब्रेंट क्रूड हो या फिर घरेलू बाजार हो। बिकवाली का दबाव लाल निशान के बीच क्रूड में हम एक इम्पैक्ट जरूर देख रहे हैं। आपकी राय, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, क्या यहाँ से और कमजोरी दिखेगी? जी गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, जैसे क्रूड ऑयल की ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से, तो सेलिंग साइड है। जो ट्रेडिंग रेंज जो पहले थी $120 से 100 की, वो शिफ्ट होकर 110 से 90 की हो गई है। तो ये रेंज जो है वो लो रेंज हो गई है और ट्रेंड जो है वो सेलिंग का रहेगा। सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे किसी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को बनानी चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी फिलहाल के लिए वीक है। जो रशिया का फैक्टर था वो अभी मार्केट से जाता हुआ दिख रहा है और डिमांड कंसर्न से आ रहे हैं। फिर सप्लाई धीरे धीरे यूएस की तरफ से बढ़ेगा। यूएस का कल का इन्वेंट्री डेटा जो था वो भी बुलिश आया, बेरिश आया था, इन्वेंट्री बढ़ के आई थी। और जो ओवरऑल डिमांड देखिए चाइना की तरफ से पिकअप नहीं हुई है कोविड के कंसर्न से, और ग्लोबल स्लोडाउन की भी चिंता है, जिसके कारण डिमांड जो है वो पिक नहीं हुई, तो जिसका कारण प्राइस के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो एमसीएक्स क्रूड जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 7,800 के लेवल से सेल कर सकते हैं। 7,550 का स्टॉप टारगेट और स्टॉप लॉस 7,950 का रख के क्रूड में सेल कर सकते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होगी, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई कंसर्न से डिमांड स्ट्रांग है। यूरोप चाइना दोनों की तरफ से डिमांड बढ़ेगी और विंटर जो सिक्योरिटी है उसके कारण भी सप्लाई जो टाइट रहेगा, डिमांड हाई रहेगी। फिर यूरोप को विंटर की अपनी सप्लाई जो है वो सिक्योर करनी रहेगी, जिसका नेचुरल गैस जो है ओवरऑल स्ट्रांग रह सकता है। मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। किसी भी लेवल पर डिक्लाइन आता है तो बाय करना चाहिए। ऊपर मुझे लग रहा है फिर से प्राइसेस जो है 600 के लेवल टच करते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो क्लियरली नेचुरल गैस और साथ ही क्रूड में आपने यहाँ पर राय देखी। लेकिन डॉलर में कमजोरी के चलते हम देख रहे हैं सोने में भी 1 साल के निचले स्तर से रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। बुलियन मार्केट, गोल्ड, सिल्वर पर आपकी राय क्या होगी तपन? जी, बुलियन मार्केट का मेन जो था कल का यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, जिसके कारण आगे फेड की क्या रणनीति रहेगी उसके ऊपर इन्वेस्टर ट्रेडर जो है वो लगाए हुए हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या होगा, और यहाँ से थोड़ी रिकवरी आ सकती है। नो डाउट कि प्राइसेस काफ़ी डिस्काउंटिंग कर चुका है 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का, और जिसके कारण यहाँ से जो सपोर्ट लिए थे पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं प्राइसेस स्टेडी है, तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है। गोल्ड रेंज कंटिन्यू रहेगी। मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिए से सिल्वर में बाय करके चलना चाहिए। 56,700 के लेवल से सिल्वर में बाय कर सकते हैं। 57,500 का टारगेट और 56,300 का स्टॉप लॉस करके सिल्वर में बाय कर सकते हैं। ओके, तपन, बेस मेटल्स की चाल पर क्या किया जाए? करंट लेवल्स में हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में काफ़ी उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बेस मेटल्स में भी अभी तक तो चाइना फैक्टर था, क्योंकि चाइना में शंघाई मेजर हब है इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए, और वहीं पे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन है, जिसका डिमांड जो है पिक नहीं हुई है। लेकिन रिसेंटली चाइना ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, और सेकेंडली ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट के कारण थोड़ी रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। तो शॉर्ट रिकवरी के लिहाज से हम कॉपर में बाय कर सकते हैं। 625 के लेवल से कॉपर में बाय करें। टारगेट 638 और स्टॉप लॉस जो है 619 का रख के कॉपर में बाय कर सकते हैं। ओके तपन, शुक्रिया ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी से मैं बताने के लिए। तो क्लियरली कॉपर, बेस मेटल्स में यहाँ पर तपन की स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं। वहीं बुलियन मार्केट और साथ ही कच्चे तेल की चाल में बिकवाली और ज़्यादा हावी हो सकती है, जिसके चलते सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय क्रूड में, घरेलू बाजार में। इनफैक्ट कॉपर में 638 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी के मौके आप भी ढूंढ कर चल सकते हैं। चलिए आगे